हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट पॉइंट में। दोस्तों, आज हम भारत के 15 राष्ट्रपतियों के बारे में, उनके कार्यकाल और उनके उपलब्धियों तथा उनके कार्यकाल के प्रमुख विवादों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनमें पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टॉपर राजेंद्र बाबू, जिनके सर्टिफिकेट पर उनके एग्जामिनर ने कभी लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज़्यादा बेहतरीन है। वो राजेंद्र बाबू जो गांधी जी के कहने पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के राजनीति में उतरे, और वहीं राजेंद्र बाबू जो भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 कार्यकाल नसीब हुआ। वहीं राजेंद्र बाबू जिनका अक्सर नेहरू से विवाद हुआ, कभी हिंदू कोड के बिल पर तो कभी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर। और वहीं राजेंद्र बाबू जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद राष्ट्रपति आवास या सरकारी आवास में बंगला न लेकर पटना के सदाकत आश्रम में जीवन बिताया। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र अगर खड़ा है तो ऐसे महापुरुषों और महात्यागियों के बल पर खड़ा है। दोस्तों, इनमें दूसरा नाम आता है डॉक्टर राधा कृष्णन का। जी हाँ दोस्तों, वही राधा कृष्णन जिनके याद में आज हम 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह हिंदू दर्शन का प्रोफेसर अपनी योग्यता और निपुणता के कारण भारत ही नहीं अपितु दुनिया के हर कोने में प्रसिद्ध हुआ। पहले प्रोफेसर, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बतौर वीसी के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर राधा कृष्णन को नेहरू ने राजनयिक के तौर पर जब चाइना भेजा, तो वहाँ के प्रीमियर माओ से तुंग को जब माओ को यह बात पता चली कि मेहमान हिंदू दार्शनिक और राजदूत बड़ा जल्दी सो जाता है। माओ जो कि इंसोमिनिया के रोग से ग्रसित थे और उन्हें रात को जगने की और दिन में सोने की बीमारी थी, उस दिन राधा कृष्णन से मिलने के लिए माओ जल्दी उठे। ये वही माओ हैं जो चाइना के राष्ट्रपति थे और कम्युनिस्ट नेता जो नास्तिक विचारधारा में यकीन रखते थे। और उनका मानना था, उनकी एक पंक्ति थी जो पूरे विश्व में गूंज रही थी कि सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है। पूरी माओ से मिलते ही हाथ मिलाने के बाद राधा कृष्णन ने माओ के गाल थपथपा दी। चीनी तानाशाह शासक के गाल थपथपाने के बाद भारतीय अधिकारी और चीनी अधिकारी अवाक होकर राधा कृष्णन को देखने लगे। तभी राधा कृष्णन ने कहा कि डोंट वरी प्रीमियर, आई हैव डन सेम जॉब एज वेल एज मिस्टर स्टालिन एंड मिस्टर पोप। यहाँ वो बात कर रहे थे स्टालिन से उस मुलाकात की जो रसिया में तय हुई थी। रसिया में मात्र 5 मिनट का यह दौरा था, पर जब जोसेफ स्टालिन जो कि रसिया के तानाशाह नेता थे, राधा कृष्णन से मिले तो 3 घंटे राधा कृष्णन से बात करते रहे। कहा जाता है कि इस मुलाकात में डॉक्टर साहब ने उन्हें अशोक के बारे में बताया, जिसने कभी कलिंग युद्ध के बाद अपने हथियार त्यागे थे, क्योंकि यह दुनिया जानती है कि स्टालिन किस मिजाज के व्यक्ति थे। दोस्तों, यहाँ वह दूसरा रेफरेंस दे रहे थे वेटिकन के पोप से मिलने के लिए, जिनसे उन्होंने रात को ही मुलाकात की थी। दोस्तों, बतौर उपराष्ट्रपति और उसके बाद बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन का कार्यकाल शानदार रहा, पर इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2 प्रधानमंत्री भारत ने खोए, जिनमें पहले थे पंडित नेहरू और दूसरे थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। भारत का 1962 का चाइना से युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ, जिसे भारत ने लूज किया, और इस पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने नेहरू के लचर नीतियों की खुलकर आलोचना की थी और बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में वे नेहरू के रबर स्टैंप तो कम से कम नहीं है। दोस्तों, इस कड़ी में तीसरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनके चुने जाने की भी घोषणा जामा मस्जिद से हुई थी। भारत के लोकतंत्र के लिए यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी, क्योंकि जहां भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा हुआ था, वहीं भारत ने अपने लिए यह उपलब्धि जल्दी हासिल कर ली। वह सेकुलर राष्ट्र का सपना तो कम से कम इस अर्थ में पूरा कर लिया कि उसका राष्ट्र प्रमुख एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बना। डॉक्टर जाकिर हुसैन को दुनिया जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर के रूप में भी जानती है। भारत का तीसरा और पहला मुस्लिम राष्ट्रपति का रिकॉर्ड बनाने वाले जाकिर हुसैन के नाम एक और अलोकप्रिय रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन अपने पद पर रहते हुए हुआ। दोस्तों, इस कड़ी में चौथा नाम आता है वेंकट वराह गिरी, वीवी गिरी जी का। वीवी गिरी के बारे में दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जब वीवी गिरी आयरलैंड में पढ़ाई के लिए गए हुए थे लॉ की, तभी वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मुखालफत कसकर की। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वापस हिंदुस्तान भेज दिया। एक बार गांधी जी के सामने इन्होंने
औद्योगिकीकरण का समर्थन किया, इस वजह से गांधी जी से इन्हें डांट खानी पड़ी। वीवी गिरी भारत के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों में इस मामले में अलग थे कि इनके चुनाव में पहली बार भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना करने की जरूरत पड़ी और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। दोस्तों, इस क्रम में 5वां नंबर आता है भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब का। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। इनके समय की सबसे विवादास्पद घटना यह रही कि इन्हीं के कार्यकाल में इमरजेंसी लगी भारत में, जिसका दंश भारत ने झेला, जो आज तक इंदिरा और भारत के लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा दाग है। कहा जाता है कि इनके बाथरूम का एक कार्टून उस दौर में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसमें वे एक दस्तावेज पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें बाथरूम प्रेसिडेंट कहा गया। कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी अपने डाइनिंग हॉल में बैठकर, अपने कुर्सी पर बैठकर कोई फैसला नहीं लिया और इनके साथ यह बाथरूम का प्रकरण आगे भी जुड़ा रहा, जब बाथरूम में ही फखरुद्दीन अली अहमद साहब का कुछ समय बाद निधन हो गया। दोस्तों, इस क्रम में हमारे छठे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका चुनाव निर्विरोध तरीके से हुआ। कांग्रेस के धुरंधर नेता के तौर पर अपनी छवि रखने वाले नीलम संजीव रेड्डी शांत, संतुलित और काफ़ी अनुशासित नेता की छवि रही इनकी। दोस्तों, इस क्रम में हमारे 7वें राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति जिनका नाम कई विवादों के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया था, जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, कि अगर मैडम कहें, मैडम मतलब इंदिरा गांधी, अगर मैडम कहें तो मैं उनके घर पोछा भी लगा दूं। जब ये राष्ट्रपति बने तो सेना का सबसे बड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन पंजाब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ हुआ। जरनैल सिंह भिंडरावाला कोई और नहीं, ज्ञानी जैल सिंह के दोस्त भी बताए गए और यहाँ तक कहा गया कि ज्ञानी जैल सिंह ही वे नेता थे जिन्होंने पंजाब में अकालियों के दबदबे को रोकने के लिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी से जरनैल सिंह भिंडरावाले की मुलाकात कराई थी और सरकार ने उस वक्त जरनैल सिंह भिंडरावाले का साथ दिया था। दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति थे तो इन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे ब्लू स्टार ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और खुद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। बताया जाता है कि भिंडरावाले ने, जो कि सिखों का चरमपंथी नेता था, वह अलग मुल्क खालिस्तान की मांग कर रहा था, जहां सिर्फ सिख हो और वह भारत से अलग हो तथा आधुनिक पंजाब प्रांत पर बसा हो। इस बात को कभी भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी और इंदिरा गांधी को मजबूरी में वहां सेना भेजनी पड़ी। 3 दिन के ऑपरेशन के बाद जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो कि खालिस्तानी समर्थक और मुख्य नेता था, वह मारा गया और भारतीय सेना के 88 जवान मारे गए। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब ज्ञानी जैल सिंह स्वर्ण मंदिर का विजिट करने गए तो उनके ऊपर भी गोली चली, पर वह गोली भारतीय सेना के जवान को लगी। इस विवाद ने ज्ञानी जैल सिंह की छवि को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया था। ज्ञानी जैल सिंह के बाद भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन बने, जिनका कार्यकाल कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा, जिन्होंने 3 से 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे, क्योंकि वो दौर इस्तीफा का था। भारत में राजनीतिक उथल पुथल का था। इंदिरा की मौत के बाद एक अजीब सी राजनीतिक स्थिति, एक राजनीतिक स्थिरता भारत में खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा। अपितु भारत ही नहीं, दुनिया के संभवतः इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे होंगे जिनके पास उनकी बेटी और दामाद के कातिलों की मर्सी पिटीशन, दया याचिका आई थी। शंकर दयाल शर्मा पे बाद में जाकर यह आरोप लगा कि उन्होंने अटल जी को सरकार बनाने का न्योता दे डाला, अपितु मुलायम सिंह और विपक्षी दलों को नज़रअंदाज किया। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है के.आर. नारायणन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। इन्हीं के समय भारत का पोखरण परीक्षण भी हुआ था। हम आपको यह भी यहाँ बता दें कि के.आर. नारायणन जब फ्रांस के अपने दौरे पर गए थे तो फ्रांस के समाचार पत्र ने इन्हें अनटचेबल प्रेसिडेंट कहा था। शायद यह उस समाचार पत्र का भारत की व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर तंज करने का एक तरीका हो और उसने यह लिखा था कि आज भारत के अनटचेबल प्रेसिडेंट हमारे फ्रांसिस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। डॉक्टर के.आर. नारायणन के बाद भारत के अगले प्रेसिडेंट बने ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। उनके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, न जाने कितनी किताबें उनके ऊपर लिखी गईं, पर लोगों ने कहा कि हो सकता है वह साइंस में बहुत अच्छे थे,
पर राजनीति विज्ञान में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, क्योंकि उनकी एक फैसले की आलोचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी की गई, जब उन्होंने बिहार असेंबली को भंग कर दिया था, जब वे विदेश दौरे पे थे और उन्होंने फैक्स के जरिए बिहार असेंबली को भंग कर दिया था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपतियों की सूची में शायद सबसे नंबर 1 पे हैं। वे बूढ़ों से लेके बच्चों तक में प्रिय हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। इनके साथ और विवाद का नाम बहुत पुराना है। कहा जाता है कि ये कभी कांग्रेस और गांधी परिवार में एज ए मेड काम करती थी। यही बात राजस्थान के एक विधायक ने की तो उन्हें उनके पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही आपको यहाँ यह बता दें कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर यह भी आरोप लगा कि वह जब भी राजकीय यात्रा पे जाती हैं तो अपने परिवार के ढेरों सदस्यों के साथ जाती हैं। इसके बाद उनकी विदाई के बाद भी एक आरोप उनके ऊपर लगा, जब उन्होंने अपने लिए बम्बई में एक घर की मांग की जो हर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जब उनका घर अलॉट हुआ तो बाद में विवाद यह निकल के आया कि वह जमीन जिस पे उनका घर बनना था वह सेना के विधवाओं के लिए आवंटित किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए। कहा जाता है कि 2009 में ही इनके राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना थी, पर कुछ कारणवश के कारण कांग्रेस ने इनका नाम आगे नहीं किया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस विवादों में घिरी हुई थी और अपने एक मजे हुए नेता को कम से कम राष्ट्रपति बनने को नहीं भेज सकती थी। उसके पास फिर कोई और जबरदस्त नेता नहीं होता। दोस्तों, एक और बात आती है प्रणब मुखर्जी के बारे में। एक बार पद पे रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, जो यह बताता है कि वे भी एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, जब इनका नाम राष्ट्रपति के लिए चर्चा में आया तो विपक्षी दलों ने यह कहा कि भाजपा इससे अपना दलित वोट बैंक साध रही है। और ये सब बातें तो राजनीति की हैं और राजनीति तो चलती है, पर जहां 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर रामनाथ कोविंद की स्पष्ट राय दिखी, वहीं सीएए, एनआरसी, जेएनयू प्रकरण, असहिष्णुता, पेगासस और राफेल डील पर राष्ट्रपति की चुप्पी भी एक तरफ उनके व्यक्तित्व का इशारा करती है। और अब बात भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो एक संथाल जनजाति से आती हैं। दुनिया का हर लोकतंत्र अपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है और द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्र प्रधान के तौर पर नियुक्त होना एक उम्मीद की किरण देता है और यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में हमेशा अवसर होते हैं। दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कैसा रहा, पर झारखंड में उनके बतौर राज्यपाल कार्य को देखें तो वह दर्शाता है कि वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति तो नहीं बनने वाली, क्योंकि जब भाजपा की सरकार झारखंड में थी और वे राज्यपाल थी तो उन्होंने जमीन और आदिवासी मामलों के मुद्दों पर एक बिल विधानसभा को वापस भेज दिया था, जो यह दर्शाता है कि वह रबर स्टैंप तो नहीं बनने वाली। दोस्तों, हम मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।